Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the new released web series called Farzi। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। और वो मेरा फेवरेट क्यों है वो तो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम जॉर्डन का सीन देख पाते हैं जहाँ इस वक्त मंसूर दलाल और सनी बैठकर अपनी प्लानिंग्स कर रहे थे कि आखिर कैसे इतने बड़े स्टॉक को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बिलाल जो कि इनका खास आदमी था अब इनके साथ नहीं था। और वैसे भी मंसूर के सर पर मौत की तलवार लटक रही थी, क्योंकि अगर उसने जल्द ही स्टॉक खाली नहीं किया तो हाई कमांड उसके मौत के फरमान जारी कर देंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है माइकल की तरफ, जो कि इस वक्त एक लॉयर से बातचीत कर रहा था और इन दोनों का ही मेन टॉपिक था डाइवोर्स, क्योंकि माइकल की बीवी ने डाइवोर्स लेने के लिए एक लॉयर को हायर किया था जो कि पुख्ता सबूतों के साथ इस डाइवोर्स को कंप्लीट करवा देना चाहती थी। लेकिन माइकल शहर के एक और बड़े वकील के साथ बातचीत करके उसकी दलीलों को खारिज करवा देने के लिए इस वकील की हेल्प चाहता था। जिसके बाद माइकल एक सेफ हाउस में पहुंचता है और उसकी मुलाकात बिलाल से होती है। खैर अब तो बिलाल ने भी मंसूर का साथ छोड़कर पुलिस वालों के साथ हाथ मिला लिया था, जहां पर वो माइकल से कहता है कि मंसूर का एक बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में आने वाला है। तो माइकल कहता है कि तुम्हारा बड़े कंसाइनमेंट से क्या मतलब है, जिस पर बिलाल कहता है कि उस बड़े कंसाइनमेंट का मतलब है 12,000 करोड़ नकली नोट। ये सुनकर तो माइकल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है सनी और मेघा पर, जो कि अपना टाइम स्पेंड करने के लिए लंच पर आए थे। अब जहाँ एक तरफ तो उनकी कैजुअल बातें चल रही थी, वहीं दूसरी ओर मेघा के पास में मैसेजेस आते हैं एंटी काउंटरफीटिंग टीम की तरफ से, और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मंसूर दलाल का एक बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में आने वाला है। और अब क्योंकि सनी ने उसके फोन को हैक कर लिया था तो वो भी उसके सारे मैसेजेस रीड कर रहा था। खैर दोस्ती और काम भी कितनी अजीब चीजें है ना ही चैन से खाने देती है और ना ही चैन से जीने देती है। एक तो काफी टाइम बाद सनी के लाइफ में कोई नया आया था, लेकिन इस काम के चक्कर में सनी को उसे भी डिच करना पड़ रहा था। मेघा उससे कहती है कि मुझे जल्द से जल्द ऑफिस जाना होगा, कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। और जब वो ऑफिस जाती है तो माइकल कहता है मंसूर अपना एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट इंडिया में लाने वाला है, उसमें इतना पैसा है कि ये पूरा कमरा भर जाएगा। उस पैसे को इंडिया में लाने के लिए सिर्फ 3 ही जगह है, या तो रोड या फिर पोर्ट और या फिर एयरपोर्ट। तो हमें सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए और हर जगहों पर जहां से भी इंडिया में इलीगल माल या पैसा या फिर कुछ भी आए उस जगह पर नाकाबंदी कर देनी चाहिए। और अब यहाँ से आने लगता है कहानी में ट्विस्ट और मजा, क्योंकि जहाँ एक तरफ सनी और मंसूर मिलकर के उन रुपयों को इंडिया में कैसे लाया जाए इस बात की प्लानिंग लगाते हैं, वहीं उन्हीं का ही कोई मुखबिर जो कि पुलिस वालों से मिल चुका था वो ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देता है। अब यहाँ जैसे ही मंसूर कोई एक प्लेस सेलेक्ट करता है कि हम इस छुपे हुए रास्ते से अपना पैसा ले जाएंगे, वहीं अगले दिन माइकल अपनी टीम को वहां भिजवा देता है और वहां पर नाकाबंदी लगवा देता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है जहां पर काफी सारे प्लेसेस डिसाइड होते हैं और फिर रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं, जिस पर अब सनी अपना दिमाग लगाता है और मंसूर को एक आइडिया देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं इंडिया के काफी सारे शहरों में छोटी छोटी चोरियों को पकड़ता देख पाना, यानी कि यहाँ पर कम अमाउंट में करीब 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ के काउंटर फीटिंग नोट्स को पकड़ा जा रहा था। खैर 20 करोड़ भी कम नहीं होता, मुझे मिल जाता तो उसे बैंक में डालकर हर महीने 20 लाख का ब्याज खाता। खैर आपके पास 20 करोड़ आते तो आप लोग क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, मेघा को इस बात का पता चल गया था हमने इस वक्त जो भी नोट्स पकड़े हैं ये नए माल वाले हैं ही नहीं। इन नोटों को तो धनरक्षक यानी कि CT 600 सेंसर भी पकड़ सकता है। इसका मतलब ये मंसूर का पुराना काठमांडू वाला माल है। तो अगर इतने टाइम से हम लोग नकली नोटों को पकड़ रहे हैं तो फिर असली नोट कहाँ है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सनी और फिरोज की तरफ, जो कि इस वक्त एक शिप की डील करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके पास जो पैसा था उसका वजन ही इतना था कि अगर उसे एयरपोर्ट यानी कि प्लेन से लाया जाए तो प्लेन की भी हवा निकल जाए, और अगर बाय रोड ट्रकों से लाया गया तो पुलिस वाले तो वैसे भी समझ जाएंगे कि इतना सारा माल आ रहा है, यानी कि वो नोट इंडिया में आ चुके हैं। तो शिप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस बिग कंसाइनमेंट। अब इंडिया में तो सारे के सारे शिप्स रजिस्टर थे जिनमें लाने ले जाने वाले माल को पूरा ट्रैक किया जाता था, इसलिए इन्हें कुछ जुगाड़ लगाना था। वहीं इन्हें एक रशियन शिप के बारे में पता चलता है जो कि एक रशियन सोल्जर का था, जो कि आज से कई साल पहले वेपन्स को इलीगल वे में इंडिया से लाता ले जाता था। ये दोनों इससे मिलने के लिए एक बार में पहुंचते हैं जहां पर इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये एक मीडिएटर थी, इसे रशियन भी आती थी इंग्लिश भी आती थी, जो कि इन दोनों की ही डील क्रैक करवाने में इनकी हेल्प करती है, और वो डील होती है
$1,00,000 में, यानी कि इंडिया के करीब 85 लाख रुपए। बहुत पैसा यार, खैर उतने का तो तेल भी लग जाएगा। ओके, सो बिना तेल की फिक्र किए फिरोज महाराज चढ़ जाते हैं उस शिप के टॉप फ्लोर पे और जाकर मस्त टाइटैनिक का पोज दे डालते हैं, क्योंकि उनके ये 12,000 करोड़ 3 बड़े बड़े कंटेनर्स में उस रशियन शिप में चढ़ चुके थे और अब बारी थी इंडिया में धूम मचाने की। मगर धूम मचाने से पहले सनी की लगी पड़ी थी, क्योंकि उसने पहले कभी शिप में इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया था। तो वो लड़की आकर उसको एक पिल देती है, बोलती है खा ले मस्त हो जाएगा, और वो पिल थी एक ड्रग्स की, जिसे लेते ही उसको तो नशे चढ़ जाते हैं और वो जाकर के सो जाता है। अब यहाँ जमाल उसे कॉल पर कॉल लगाता है, उसे हर 2 घंटों में कम्युनिकेशन करना था, मगर उसकी नींद शाम को खुलती है, जहां से ये पता चलता है कि गुजरात में तुम्हें इस शिप को नहीं लेकर के आना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले खड़े हैं और हर किसी जहाज की चेकिंग कर रहे हैं। अगर ये पैसा उनके हाथ लगा तो समझ लो सबका खेल खत्म। चाहे तो उस शिप को किसी और पोर्ट पर उतारो या फिर उसे समुद्र के बीच में खड़ा कर दो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुजरात में ये शिप नहीं आना चाहिए। जिस पर सनी भागते हुए सोल्जर के पास जाकर कहता है कि जहां हमें इस शिप को लैंड करवाना है हम वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर ऑलरेडी पुलिस खड़ी है, हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। लेकिन सोल्जर कहता है कि उतना तो शिप में तेल ही नहीं है। सबके चेहरों पर हवाइयां आ चुकी थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मूवमेंट पर करे तो क्या करे, जहां वो सोल्जर ही इन्हें एक बेस्ट आइडिया देता है, और ये सभी उन तीनों कंटेनर्स को जिनके अंदर करीब 12,000 करोड़ पड़े हैं उन पर एक जीपीएस लगाकर जहां वो खड़े थे पानी के तल में छोड़ देते हैं और शिप को पूरी तरीके से खाली करके मुंबई के बीच पर छोड़ देते हैं। और जब ये शिप मुंबई के लोगों के सामने आता है कि आखिर खुले बीच पर इतना बड़ा शिप कैसे आ गया, इसे तो पोर्ट पर जाना चाहिए, तो सारी पुलिस वहां पर इकट्ठा हो जाती है। ये बेसिकली इनकी चाल थी पुलिस वालों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की, इनमें ये कामयाब भी हो जाते हैं। रात को जब शेखर और माइकल इस शिप को देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि आखिर कौन इसमें तेल डालकर एक देश से दूसरे देश भेजने की जुर्रत करेगा और फिर यूं ही छोड़ देगा। तब माइकल को समझ आता है कि अगर शिप यहाँ आया है तो इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा माल भी इंडिया में आया है, और माल तो एक ही था, 12,000 करोड़ काउंटरफीटिंग नोट्स। और यहाँ इस एपिसोड का प्लॉट रिवील होता है, जहां हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि रात को छोटे छोटे शिप्स की मदद से ये सभी उन जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करके अपने उन कंटेनर्स को लोड करवा करके एक सेफ हाउस में चले जाते हैं, वो भी पुलिस वालों से बिना पकड़वाई के। अब जहां एक तरफ माइकल अपने सर पर हाथ धरकर ये सोचने पर मजबूर था कि वो पैसा गया कहां, वहीं फिरोज और सनी नोटों के पहाड़ पर बैठकर हंस रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों का इससे बड़ा आज तक पहले कभी नहीं कटा था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वेल गाइज, मुझे तो पर्सनली एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले इसके 7th एंड 8th एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिन्हें मैं जल्द ही इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।